नमस्कार मित्रों, मैं नितेश विधि संगम क्लासेस से। मित्रों, जो आज का टॉपिक है वो कन्फेशन से संबंधित है। ठीक है, कन्फेशन जिसे आप संस्कृति कहते हैं, पाकलाना स्वामी वर्सेस किंग एम्परर का केस आप सभी को याद होगा, जिसके अंतर्गत संस्कृति या कन्फेशन को डिफाइन किया गया था। कन्फेशन का अर्थ ये होता है कि ऐसा कोई स्टेटमेंट जो कि अभियुक्त या अपराधी उसे स्वीकार करता है। ठीक है, अपराधी उस कथन के माध्यम से ये बात कहता है कि हाँ, हमने ये ऑफेंस किया है, या वो स्पष्ट या तो ऑफेंस को स्वीकार करे कि मैंने चोरी किया है, डकैती किया है, चाहे जो भी अपराध किया है, या उस ऑफेंस के जो भी इसेंशियल्स है, उसके जो आवश्यक तत्व हैं, उसे वो स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है। तो ये कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने अपराध की स्पष्ट स्वीकारोक्ति की, या उसने अपना कन्फेशन किया, अपनी संस्वीकृति की। ठीक है, तो पाकलाना स्वामी का केस, और जिसे परविंदर कौर वर्सेस पंजाब राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको वेरीफाई किया, या उस परिभाषा को उसने स्वीकार किया। क्लियर है? तो अब हम आते हैं यहां पर। अब यहां जो आज का क्लास है उसके माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कन्फेशन का वास्तविक रूप में महत्व क्या है। ठीक है, पुलिस के सामने किया गया कन्फेशन उसका महत्व है, या मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया कन्फेशन उसका महत्व। ठीक है, कन्फेशन का कौन सा पार्ट कोर्ट के नजर में वैल्यू रखता है और कौन सा पार्ट कोर्ट के नजर में वैल्यू नहीं रखता। ठीक है, इसके कुछ साक्षिक मूल्य भी हैं जो कि हम किसी और क्लास के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आज यहां पर जो भी हमने अभी आपको बताया, इसके अतिरिक्त कुछ केसेस भी देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा संस्कृति से या कन्फेशन से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे क्वेश्चन का एक फॉर्मेट हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार के प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए इसे हम देखते हैं। तो ये सेक्शन 22 BNSS का, सॉरी BSA का, BSA, ठीक है, BSA 2023 की हम बात करते हैं। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 22, ठीक है, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट की कौन सी धारा थी? ये धारा थी सेक्शन 24 था। ठीक है, 24। तो ये जो धारा है 22, इसके अंतर्गत IEA की धारा 24 को भी शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त एक ही धारा में 24 को, साथ में 28 को, और एक और धारा है 29। ठीक है, इन तीनों धाराओं को मिलकर एक धारा BSA 2023 की धारा 22 को बनाया गया है। ठीक है, ये तीनों धाराएं IEA की 24, 28 और 29। ठीक है, तो ये आपका ये तीनों धारा मिलकर एक धारा 22 को यहां पर ये BSA के तहत आपको बना दिया गया। क्लियर है? अब देखिए यहां पर, जैसे कि हम लोग 24 या नई वाली धारा 22 के अंतर्गत पढ़े हैं कि उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई, कहने का अर्थ कि कोई भी कन्फेशन अगर आपको करना है तो उसके लिए आप पर बिना किसी दबाव के, यानी कि आप हर एक तरह से फ्री होकर बिना किसी प्रेशर के अगर आप संस्कृति करते हैं तभी उसका महत्व है, नहीं तो उसका महत्व नहीं है। क्लियर है? यानी कि आपके ऊपर संस्कृति करने के लिए किसी प्रकार का धमकी या लालच या कोई भी वचन, ठीक है, वो वचन ऐसा होना चाहिए जो कि आपके मन पर प्रभाव डाले। ठीक है, आपके मन पर प्रभाव डाले, जिससे आपको ये लगे कि नहीं यार, सामने वाला व्यक्ति अगर ऐसा कह रहा है, हो सकता है कि वो मुझे बचा ले, या सामने वाला व्यक्ति जो बातें कह रहा है वो सही ही कह रहा होगा।
ठीक है। तो इस प्रकार की अगर आपकी सोच बन जाती है, किसी प्रकार से अगर आप किसी प्राधिकारवान व्यक्ति, ये शब्द आया, ठीक है, अभ्युक्त मन पर अधिकारवान, ठीक है, जो व्यक्ति आपके आपके दिमाग को, ठीक है, यानी कि ऐसा कोई भी अथॉरिटी जो एक्यूज के दिमाग को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसे प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई भी कन्फेशन कोर्ट की नजर में इरेलेवेंट होगा, विसंगत होगा, उसकी कोई भी एविडेंसरी वैल्यू नहीं होगी। क्लियर है। तो ये धारा 22 या पुरानी वाली धारा 24, ठीक है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके बाद इस धारा के अनुसार संस्कृति विसंगत होने की, यानी कि कुल मिलाकर उसको हमने तोड़ दिया है, ठीक है, 22 या पुरानी वाली धारा 24, उसको हमने तोड़ दिया कि ये धमकी वचन द्वारा हुआ जाना चाहिए, ठीक है। ये उत्प्रेरणा, धमकी और वचन द्वारा, ये किसी प्राधिकारवान व्यक्ति जो कि आप पर आपको प्रभावित करने का, जैसे आपके माता पिता, आपके गुरु, ठीक है, अगर आप जेल में हैं तो जो जेलर है वो हो सकता है, जो पुलिस अधिकारी है वो आपका प्राधिकारवान व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इन लोग के इन्फ्लुएंस में आप आ सकते हैं, आपको लालच दिया जा सकता है, ठीक है। पुलिस अधिकारी कह सकता है कि यार कर लो, हम तुम्हें छुड़ा देंगे, फाइनल रिपोर्ट लगा देंगे। आपका गुरु कह सकता है कि कर लो, भगवान तुम्हें बचा लेगा, ईश्वर तुम्हें बचा लेगा, हम ऐसा कोई हवन कर देते हैं, ऐसा कोई वो कर देते हैं, तुम ईश्वर के सामने स्वीकार करो, माँ बाप कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको मिलाकर आपको इन्फ्लुएंस प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। और जो आदमी आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है वो उसी संदर्भ में कर रहा है, किस संदर्भ में, आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया, जो आपके ऊपर चार्ज लगा है, ठीक है, कि चोरी को स्वीकार कर लो, डकैती को स्वीकार कर लो, ठीक है, तुम कोर्ट में इस बात को बोल रहे हैं कि हाँ 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 हमने ही किया है, क्लियर है। तो ये सब जो आरोप, भाई हो सकता है कि आपने न किया, आपके घर वाले अपने दूसरे बेटे या किसी अन्य सदस्य को बचाना चाह रहा हूं और वो चाह रहे हो कि उनका जो आरोप है आप उसे एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो ये तमाम सब बातें हैं जो कि होती है, या कभी कभी पुलिस अधिकारी भी किसी दबंग आदमी को बचाने के लिए चाहते हैं कि आप पर जो आरोप है उसे आप स्वीकार कर लीजिए ताकि वो दबंग बच जाए, तुम्हारे घर वाले को हम महीने में 1 लाख रुपए देंगे, उनके भरण पोषण देंगे, एमएलए साहब देंगे, एमपी साहब देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई भी लालच आपको दिया जा सकता है, आपको बरगलाया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो भी हो, तो उस आरोप के संदर्भ में ही आपको लालच या धमकी या किसी वचन के अधीन रखा गया, क्लियर है। इसके अलावा उससे यह प्रतीत हो कि संस्कृति से उसे ऐहिक रूप से, यानी कि उसे फायदा होगा, यह भी उसे विश्वास में होना चाहिए कि हाँ ये अगर हम एमएलए साहब की मर्डर को अगर हम अपने ऊपर वो कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कोर्ट के सामने, तो हमारे भाई हम तो ठेला न चला रहे हैं, हम तो घर परिवार को ठीक से संभाल भी नहीं पा रहे हैं, तो 1 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है। तो उसे फायदा आपको मिला, तो उसके नजर को इस प्रकार से चेंज कर दिया जाए कि उसे इस आरोप को स्वीकार करने में फायदा नजर आए, उसे विश्वास हो जाए कि हाँ यार हमारे आरोप स्वीकार करने से मेरा छोटा भाई बच जाएगा, बेचारे का जीवन अपना वो हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो तमाम ऐसी बातें लालच आपको, आपके जो प्राधिकारवान व्यक्ति है, आप पर जो अधिकारवान व्यक्ति है, वो ऐसा लालच आपको दे सकते हैं, क्लियर है। तो एक रूप से फायदा होगा या एक रूप से किसी बुराई का परिवर्जन कर लेगा, ठीक है। जैसे कि गुरु जी कहे कि यार पाप तुम स्वीकार कर लो, ठीक है, ईश्वर तुम्हें मुक्त कर देगा, तुम्हारे सारे पिछले गुनाहों को वो माफ कर देगा। तमाम कन्फेशन जो ईसाई भाइयों में होता है, इसी प्रकार की चीजें होती है, ठीक है, कि ईश्वर के समक्ष कन्फेशन कर लो, तुम्हें प्रभु अपने चरणों में स्थान देगा, मोक्ष दे देगा। तमाम सब बातें गुरु लोग करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें उसके अंतर्गत आएंगी, क्लियर है। अब इसका हमने आपसे यही कहा कि प्रोवाइजो, इसका सेक्शन 22 का, ठीक है, बीएसए का सेक्शन 22 का प्रोवाइजो 1, जो कि आपको क्या था, ये सेक्शन, ये जो प्रोवाइजो 1 है वो सेक्शन परिणाम प्रभाव दे, हाँ, तो ये सेक्शन 28 था, सेक्शन 28 तक
किसका? सेक्शन 28 इंडियन एविडेंस एक्ट का, इंडियन एविडेंस एक्ट का, ठीक है। सेक्शन 28 था ये इंडियन एविडेंस एक्ट का, क्लियर है। तो सेक्शन 22 का प्रोवाइजो वो 1 ये कहता है कि जो इसके पहले हमने आपसे कहा कि उत्प्रेरणा, धमकी, वचन, ठीक है, अगर कोर्ट आपकी बातों से उसे लगता है, कोर्ट को ये एहसास होता है कि नहीं, आपके मन से ये उत्प्रेरणा, धमकी, वचन का जो प्रभाव है वो बिल्कुल समाप्त हो गया है, कोई आपको प्रभावित नहीं कर पाया, भले उन्होंने प्रभावित करने का प्रयास किया लेकिन वो प्रभाव अब दूर हो चुका है, ठीक है। तो अगर वो, यदि कोई संस्कृति उत्प्रेरणा, धमकी, वचन के आधार पर पहले जो किया गया था और कोर्ट के नजर में, कोर्ट के राय में, ठीक है, ये पहले 28 था, कोर्ट के राय में ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी का वचन पूर्णतः दूर हो गया है। भाई जब आप सीआरपीसी के अंतर्गत जब आप पढ़े हैं 164 का जो कन्फेशन लिखता है मजिस्ट्रेट, ठीक है, अब तो शायद BNSS के तहत वो 183 हो गया, ठीक है। तो 164 का जो बयान है या 183 नए वाले अधिनियम का जो बयान उसमें लेता है मजिस्ट्रेट, तो 164 के अंतर्गत वो यही देखता था या यही देखता है कि क्या इस पर पुलिस का, क्योंकि अभी ये पुलिस की कस्टडी से आया है, क्या पुलिस का जो प्रभाव है, उसका जो धमकी है या इस प्रकार का जो लालच उसको दिया गया है, क्या वो धमकी समाप्त हो गया है या इसको कस्टडी में मारा पीटा गया हो तो वो क्या भय उसके अंदर से समाप्त हो गया है, ठीक है। तो 164 का जो बयान सीआरपीसी के अंतर्गत पुलिस अधिकारी, ये मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखता है, तो ये चीज वो पहले समझ जाता है, ये इस बात का वो परीक्षा करता है उसका अभियुक्त का, ठीक है, कि क्या ये सब चीजें पूर्णतः उसके मन से दूर हुआ है कि नहीं हुआ। जब वो दूर हो जाता है तब वो कन्फेशन को लिखता है, क्योंकि वही कन्फेशन रिलेवेंट होगा, अन्यथा वो उसकी रिलेवेंसी नहीं होगी अगर वो किसी दबाव के अंतर्गत, ठीक है। तो 164 आपको याद होना चाहिए कि उसमें भी मजिस्ट्रेट चेतावनी देता है, ठीक है, चेतावनी देता है, यस, कि तुम कन्फेशन करने के लिए बाध्य नहीं हो, अगर बोलना हो तो सही बोलना या फिर मत बोलो, ठीक है। तो यहां पर वो इस बात को तय करता है कि क्या उसके मन से पूर्णतः वो उत्प्रेरणा, धमकी, वचन समाप्त हुआ है कि नहीं हुआ, क्लियर है। तो ये आपको जब वो तय कर लेता है तब जाकर उसे लिखता है और वो सेक्शन 22 प्रोवाइजो 1 के अंतर्गत रेलिवेंट या सुसंगत हो जाएगा कोर्ट के राज्य में, उसका कुछ महत्व होगा, ठीक है। इसके अलावा यहां पर ये देखिए सेक्शन 29, सॉरी यहां पर सीआरपीसी लिख दिया गया है, ये सीआरपीसी नहीं है, क्लियर है, ये होगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, क्लियर। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पहली नजर में तुरंत ये हमने देखा कि ये तो मिस्टेक है, क्लियर है, तो इसको आप लोग मत पढ़िएगा। ये सेक्शन 29 है IEA 1872, क्लियर है। सेक्शन 22 का प्रोवाइजर 2 हम देखते हैं, प्रोवाइजर 2 किसका? बेस से 2023 का, ठीक है। इसमें कुछ बातें लिखी गई हैं, ठीक है, जो कि आपको पहले क्या था, सेक्शन 29 था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 का अधिनियम था, उसकी धारा 29 अब ये बदल गई है, धारा 22 का प्रोवाइजो 2 इसे कर दिया गया है, क्लियर है। तो इसमें देखिए संस्कृति अन्यथा प्रासंगिक मानी जाएगी, यानी कि कोई भी कन्फेशन वो रेलिवेंट होगा, ठीक है, अगर वो गोपनीयता के वादे के अंतर्गत दी गई, ठीक है, यानी कि वो प्रॉमिस किया गया है कि ठीक है जो तुम बनाओगे उसकी सेक्रेसी रहेगी, हम उसकी सेक्रेसी रखेंगे, पुलिस अधिकारी जनरली ऐसा काम करते हैं, ठीक है, तो उसकी सेक्रेसी रहेगी, बता दो, ठीक है। या प्राप्त करने के लिए धोखे का उपयोग किया गया है, ठीक है, कहने का अर्थ कि मान लीजिए उसे ऐसे माहौल में रखा गया है कि उसे लग रहा है कि कोई पुलिस अधिकारी आसपास नहीं है, ठीक है, या इस प्रकार का कुछ उसको छलावा उसे दिया गया है और उस छलावे से उसने क्या किया है, उसने स्वीकार कर लिया है कि हाँ हमने ऐसा कोई अपराध किया है, क्लियर है।
या नशे की स्थिति में, ठीक है, उसको इंटॉक्सिकेशन किया गया है, यानी कि उसे नशा दिया गया है, ठीक है। जैसे कि जो भी आपका नार्को टेस्ट होता है या इस प्रकार के जो भी आपको वैज्ञानिक टेस्ट आपसे लिए जाते हैं, ठीक है, तो इसमें भी यही सब, उसमें कुछ इंजेक्शन आ जाता है जिससे आप मानसिक तौर पर सोचने समझने की जो आपकी क्षमता है वो कुछ क्षण के लिए, जैसे कि आप कभी कोई नशा कर लीजिए तो लोग कहते हैं कि नशे में आदमी सही बात बोलता है, ठीक है, क्योंकि वो जो उसका जो बनावटी जीवन है वो कुछ क्षण के लिए गायब हो जाता है, वो बनावट नहीं कर पाता, ठीक है। तो नशे की स्थिति में अगर उससे कोई बात उगलवा ली गई है, ठीक है, इसी वजह से आप देखे होंगे कि लोगों से बात उगलवाने के लिए उसे शराब पिलाया जाता है, गांजा पिला दिया जाता है, भांग पिला दिया जाता है, उसमें वो मस्त होकर बक देता है, जो भी उसके दिमाग में चल रहा है उसे बक देता है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें हों या ऐसे प्रश्नों के उत्तर में की गई जिन्हें उत्तर देना आवश्यक नहीं है, क्लियर है, यानी कि उसके लिए उसे कुछ भ्रम में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा गया जिसको वो आवश्यक नहीं था कि वो बोले, ठीक है, लेकिन उसने उसे बोल दिया, क्लियर है। इस प्रकार या चेतावनी दिए बिना दी गई कि वो बाध्य नहीं और उसका उत्तर उसके विरुद्ध साक्ष्य होता है, कहने का अर्थ कि चेतावनी दिए बिना, ठीक है, चेतावनी दिए बिना। ये याद रखिएगा जो हमने आपको अभी बताया था सेक्शन 164, ठीक है, या नया वाला जो सेक्शन है ये 183 में भी है, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि नया वाला में क्या है, ठीक है। ये आपको सीआरपीसी के अंतर्गत है, सीआरपीसी की धारा ये 164 और ये में भी, इसको हो सकता है थोड़ा सा दिमाग से मिस हो गया हो, तो मेरे ख्याल से 183 ही है, ठीक है, किसकी, BNSS, क्लियर है। तो इसके अंतर्गत 164 के अंतर्गत आपके दिमाग में ये बात होगी कि मजिस्ट्रेट, जब न्यायिक मजिस्ट्रेट कोई भी कन्फेशन लिखता है, याद रखना, जब न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्फेशन लिखता है तो उसे चेतावनी दिया जाना अनिवार्य है, यानी कि उसकी बाध्यता के अंतर्गत है कि वो चेतावनी दे कि हाँ, जो भी तुम संस्कृति कर रहे हो, जो भी तुम कन्फेशन कर रहे हो, उसे साक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा, ठीक है। तो ये 164 का जो प्रावधान है वो इस पर अभिभावी है, ठीक है, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए चेतावनी देना अनिवार्य है। बाकी लोग भले चेतावनी उसे दें या न दे, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। पुलिस अधिकारी ने नहीं दिया या फिर और किसी व्यक्ति ने, उसके माता पिता ने नहीं दिया या अन्य मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट से अन्यथा कोई व्यक्ति ऐसा चेतावनी देने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। बिना चेतावनी दिए ही अगर उससे कोई बातें उगलवा लेता है, ठीक है, तो वो रेलिवेंट हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा 164 के अंतर्गत जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए ये क्या है, बाध्यता है, ये बाध्य है, ठीक है, ये उसके लिए बाध्यता है, याद रखिए। कभी भी इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि ये प्रावधान सीआरपीसी की धारा 164 का उल्लंघन कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इन परिस्थितियों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, ये पुरानी वाली धारा 29 और ये नई वाली धारा 22 का प्रोवाइजो 2 स्पष्ट रूप से कह रहा है कि इस स्थिति में भी अगर कोई साक्ष्य आप प्राप्त करते हैं, अगर कोई कन्फेशन आपके द्वारा प्राप्त किया गया है, तो याद रखिएगा वो इरेलीवेंट ना होकर रिलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि तमाम केस एविडेंस एक्ट में आपने पढ़ा होगा, जैसे कि पुष्पाराम M जाटिया या वीरेंद्र सिंह या वारेंद्र सिंह का जो केस था, ठीक है, उसमें स्पष्ट रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है, ठीक है, कि अगर कोई साक्ष्य कुछ सीआरपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन कर भी अगर प्राप्त किए जाते हैं और वो एविडेंस वैल्यूएबल है, उसका वो सर्वोत्तम साक्ष्य है, ठीक है, तो ये कहना कि उसने कुछ सीआरपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, इससे उस साक्ष्य की उसकी महत्ता कम नहीं होगी, उसकी वैल्यू कम होने वाली नहीं है, ठीक है। कहने का अर्थ यह है कि अगर ये सब बातें, चूंकि ये सब इतना हल्की भी चीज नहीं, इसमें तो एक प्रकार का धोखा ही दिया जा रहा है अभियुक्त को, ठीक है। लेकिन अगर
सिर्फ इसके कारण ही अभियुक्त अगर सर्वोत्तम साक्ष्य दे देता है, अगर वो अपराध को स्वीकार कर लेता है, तो वो सर्वोत्तम साक्ष्य कोर्ट के नजर में क्या है, रेलिवेंट है। क्योंकि पुष्पाराम जाजिया का केस और वारेंद्र सिंह या वारेंद्र घोष का जो केस था वो इसी के संदर्भ में था। ठीक है, कि सर्वोत्तम साक्ष्य अगर मिल रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत उल्लंघन होता ही रहता है। ठीक है, तो ये इसका मेन थीम है। क्लियर है? अब यहां पर देखिए, अब यहां पर संस्कृति को हमने थोड़ा सा कुछ आपको समझाने के लिए यहां पर पैनल हमने बनाया कि दो प्रकार की संस्कृतियां होती हैं, जुडिशियरी, ठीक है, जुडिशियल, और दूसरा एक्स्ट्रा जुडिशियल। ठीक है, यानी कि न्यायालय के बाहर की गई, भाई या न्यायालय के बाहर आप किसी व्यक्ति से कर रहे हैं, ठीक है, पुलिस अधिकारी से कर रहे हैं, माँ बाप से कर रहे हैं, अपने दोस्त मित्र से कर रहे हैं, जिससे आप कर रहे हैं कि हाँ यार हमसे अपराध हो गया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे ये हो गया, हमसे वो हो गया। मंदिर में जा रहे हैं, पुजारी से कह रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, पादरी साहब से कह रहे हैं कि हम कन्फेशन करना चाहते हैं, तो वो सब कन्फेशन ही है। ठीक है, हाँ, ये अगर कोर्ट के समक्ष कर रहे हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष कर रहे हैं, 164 का बयान यहाँ पर दर्ज हो रहा है, या नए वाले में भी 183 का बयान अगर दर्ज हो रहा है, तो यस, वो सब क्या हो जाएगी, न्यायिक संस्कृति हो जाएगी। क्लियर है? तो यहां पर देख लीजिए, न्यायिक संस्कृति हमेशा ही मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाती है, सेक्शन सीआरपीसी का 164 दिमाग में आपके होना चाहिए। ठीक है, ये सीआरपीसी का है। इसके अलावा ये न्यायालय के बाहर के मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी व्यक्ति के को आप अगर बोलते हैं, उससे आप अपनी बातों को कहते हैं, यस, पादरी के समक्ष कन्फेशन करना चाहते हैं, करिए भाई। ठीक है, इसके अलावा न्यायिक संस्कृति न्यायिक कार्रवाई के दौरान की जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग जब भी होती है, ये क्या है, ये भले ही अन्वेषण के दौरान 164 का बयान है, लेकिन चूंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष हो रहा है, तो ये एक न्यायिक कार्रवाई है, जुडिशियल प्रोसीडिंग। भले ही अन्वेषण के दौरान हो रहा है, ये होता तो अन्वेषण के दौरान ही है, याद रखिए, लेकिन 164, लेकिन ये भी न्यायिक कार्रवाई मानी जाती है। या आप कोर्ट के समक्ष आते हैं, ठीक है, अभिवचन या तो इसके दौरान, या तो आप अभिवचन में स्वीकार करते हैं। ठीक है, आप प्लीड करते हैं अपने गिल्ट होने का, अपने गिल्टी का आप प्लीड करते हैं, अभिवचन के आधार पर स्वीकार करते हैं, न्यायिक स्वीकृति हो जाएगी। ठीक है, तो ये है, और न्यायालय के ये बाहर होता है, ये तो आपको हमने बताई दिया। क्लियर? एक आप जल्दी हम लोग देख लेते हैं। न्यायिक स्वीकृति में दंड प्रक्रिया संहिता 164 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 में अपेक्षाओं का पालन किया जाना अनिवार्य, वही सब चेतावनी देना 164 में। ठीक है, ये सब चीजें अनिवार्य है। 24 के यानी कि कुल मिलाकर उसके मन पर पुलिस का प्रभाव तो नहीं, ये सब चीजें जानना, या उस पर किसी प्रकार का दबाव तो नहीं है, ये सब चीजों का श्योर होना आवश्यक नहीं है। लेकिन इसमें अपेक्षाओं का हमने आपको पहले कहा, ठीक है, कि इस प्रकार की आप पादरी से कह रहे हैं, आपके मित्र से कह रहे हैं, तो ये सब यहाँ पर इन सब अपेक्षाओं का पालन किया जाना अनिवार्य नहीं है। क्लियर है? इसी तरह इसका साक्षिक मूल्य मजिस्ट्रेट के समक्ष हो रहा है। ठीक है, साक्षिक मूल्य है, भले ही आप कोर्ट में आप मुकर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, साक्षी तो मुकरते हैं, लेकिन अगर आपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया है, कोर्ट के समक्ष अगर ऐसा कोई आपने बयान दिया है, तो याद रखिएगा, अगर उसके समर्थन में कोई, ठीक है, उसको संतुष्ट करने के लिए उसके समर्थन में और भी एविडेंस मिलता है, तो भले ही आप इसे बाद में मुकर जाएं, इससे कोर्ट प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, कोर्ट इसके आधार पर आपको सजा दे सकता है, बशर्ते इसको सपोर्ट करने के लिए और भी परिस्थिति जनक साक्ष्य जो होते हैं, ठीक है, वो पुलिस को अगर प्राप्त हो जाते हैं, अभियोजन को प्राप्त हो जाते हैं, तो कोर्ट इस पर इसका वैल्यू रखेगा। ठीक है, भले ही आप बाद में कह जाएंगे नहीं, हमारे ऊपर दबाव था, हमने ऐसा बयान दे दिया। ठीक है, आप मुकर गए, लेकिन इसका साक्षिक मूल्य समाप्त नहीं होगा अगर इसे और साक्ष्य इसे सपोर्ट कर देता है तो। ठीक है, और ये तो वैसे भी कमजोर प्रकृति का होता है, ठीक है, इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, आपने दिया, ये एक प्रकार का अगर मान लीजिए कमजोर नहीं भी होगा, तो ये स्वीकृति के रूप में तो आ ही जाएगा। ठीक है, स्वीकृति के रूप में, एडमिशन के रूप में ये कोर्ट के समक्ष इसका महत्व हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है,
तो ये है। इसके अलावा न्यायिक स्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को दोषी सिद्ध किया जा सकता है। पहले ही हमने कहा कि अगर अन्य साक्ष्य इसे सपोर्ट कर देते हैं, याद रखिए, अगर अन्य साक्ष्य इसे सपोर्ट कर देते हैं तो इसके आधार पर भी आप दोषी हो सकते हैं, ठीक है। या कभी कभी साक्ष्य न भी हो और कोर्ट को लगता है कि नहीं, ये मेरी नजर में ये सही बोल रहा है, भाई जज साहब है, उन्हें ही तय करना है कि कहां तक उसके बात को विश्वास किया जाए। तो अन्य साक्ष्य मिल जाता है तो ज्यादा बेहतर है, और नहीं भी मिलता है तो इस आधार पर भी कभी कभी दोषसिद्धि हो जाती है। और ये न्यायालय के बाहर मात्र संस्कृति के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्धि नहीं किया जा सकता। हमने पहले कहा स्वीकृति के आधार पर इसकी रेलिवेंसी हो सकती है, ठीक है, ये एडमिशन के रूप में रेलिवेंट हो जाता है। क्लियर है? तो ये कुछ बातें हैं। अब ये प्राधिकारवान व्यक्ति, अभी हमने आपको समझाया कि प्राधिकारवान व्यक्ति कहते किसे हैं, ठीक है, तो उस व्यक्ति जिसका अभियुक्त के अभियोजन पर निरंतर। क्लियर है? पुलिस, जज, आपके माता पिता, आपका बॉस, ये सब कुछ क्या होते हैं, ये प्राधिकारवान व्यक्ति जो कि आपके मुकदमे को प्रभावित कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सब चीजें सरकारी व्यक्ति, वही यहाँ पर दिया है, मजिस्ट्रेट हो सकता है, उसके अंदर में मुनीम ये पैसा हो सकता है, ये सब खाते हैं, ठीक है, वो भी हो सकते हैं, उसका जो लिपिक हो सकता है, पुलिस हो सकता है, जेल प्राधिकारी, अभियोजन, तफ्तीश करने वाले, यानी कि जितने उनकी पत्नी या वकील साहब, ये जितने लोग हैं जो कि अब अपने आप को कोर्ट के तोप समझते हैं, तो ये सारे तोप इसके अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि पत्नियां भी कभी कभी तोप अपने आप को समझ, जज साहब की पत्नी है भाई, हो सकता है कि पत्नी कह दें तो जज साहब मान जाए, ठीक है। ये सब है तफ्तीश करने वाले, अभियोजन प्राधिकारी, लिपिक, पुलिस, आप तो जानते ही हैं कि बैठे रहते हैं सब पीछे, ये सारा वो जो जज साहब कम काम करते हैं, उनके जो आगे पीछे बैठे रहते हैं ये सब ज्यादा अपने आप को पावरफुल समझते हैं, तो ये लोग प्राधिकारवान व्यक्ति इसके अंतर्गत आएंगे। क्लियर है? तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपके लिए जानना अनिवार्य है। क्लियर है? इसी तरह गैर सरकारी निजी नौकरी का, गांव का प्रधान, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष, मुखिया, ये सब भी है इसके अंतर्गत। भाई मुकदमा चल रहा है, ठीक है, मुखिया जी हैं, उनका प्रभाव भी रहता है, मुखिया जी ये सब उनके प्रभाव रहते हैं, ठीक है। या मान लीजिए नौकर है तो उसका मालिक वो बॉस होता है, प्रभावित कर सकता है, ठीक है, तमाम सब चीजें। तो इस प्रकार के भी लोग इसको प्रभावित कर सकते हैं। हाँ, ये लोग प्रभावित नहीं करेंगे, जैसे कि सरहार पर ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, इस वक्त हमने पैनल के माध्यम से बता दिया, क्वेश्चन ये सब आते हैं, ठीक है, कोई कौन कौन प्राधिकारवान व्यक्ति है, तो इस पैनल को एक बार आप बार बार वीडियो को देख लीजिएगा कि क्या इसके अंतर्गत है, ठीक है। प्राधिकारवान व्यक्ति नहीं है साधारण पंच, ये क्वेश्चन आया हुआ, साधारण पंच, जबकि उसे अभियोजन में हस्तक्षेप का कोई भी अधिकार न हो, ये क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है, इसको भी आप देख लीजिए। इसके अलावा धारा 23, हाँ अब आते हैं नेक्स्ट धारा 23, ठीक है। 23 में भी क्या किया इन्होंने, 24 हो गया, ठीक है, 25, 26 और 27, 25, 26 यानी कि सेक्शन 23 में, याद रखिए सेक्शन 23 में इन्होंने क्या किया है कि जो IEA है, IEA, तो उसकी धारा 25 और 26 और क्या था 27, ठीक है, ये तीन धाराओं को मिलाकर इन्होंने एक धारा 23 बना दी है, ठीक है। ये तीनों धारा IEA की 25, 26, 27 तीनों को मिलाकर सेक्शन 23 BSA इन्होंने कर दिया है, ठीक है। तो उसी आधार पर देख लीजिए, ये बनाया गया है 23(1) पुलिस अधिकारी से की गई संस्कृति का साबित न किया जाना, ठीक है। पुलिस अधिकारी मारे पीटे, उससे बचने का उपाय यही है कि भैया बोल दो कि हमने अपराध किया है, हमने चोरी किया है, हमने टीवी उठाया, हमने ये किया, हमने वो, साथ स्वीकार हो तो मारपीट का बराबर कर देगा, ठीक है, क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं है। पुलिस अधिकारी से आप कोई भी आप अपराध की स्वीकारोक्ति करिए, उसका कोई भी वैल्यू होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यह है कि किसी पुलिस अफसर से की गई कोई भी संस्कृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी, काम खत्म, ठीक है, उसका कोई महत्व नहीं। पुलिस अधिकारी से बोल दीजिए कि वो आपको जलील न करे, शांति से 4 समोसा खाइए, जेल से बाहर आ जाइए, ठीक है। चलिए अब एक केस है, ये पारो चौहान वर्सेस बिहार राज्य। इस मामले में चौकीदार, गांव का मुखिया, आबकारी चपरासी, सब आप देख लीजिएगा
कितने लोग थे, ठीक है, जिसमें से पटना उच्च न्यायालय ने ग्रामीण चौकीदार को उन्होंने क्या माना, पुलिस अधिकारी नहीं माना। ठीक है, ये भी आपका आया हुआ, इसी वजह से हमने पैनल के माध्यम से आपको बता दिया। ठीक है, ये केस इंपॉर्टेंट है जिसमें ये हेड ऑन किया गया कि ग्रामीण चौकीदार पुलिस अधिकारी नहीं है। बस काम खत्म, इतना ही आपको जाना है, बहुत ज्यादा अंदर जाने की आवश्यकता है। ठीक है, राम बेटी से उत्तर प्रदेश राज्य, ये भी आप पैनल के माध्यम से देख लीजिए। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस मामले में अभियुक्त द्वारा लिखाई गई प्रथम एफआईआर धारा 25 के अधीन क्या है, सुसंगत नहीं है, यानी कि अग्राह्य है। ठीक है भाई, अभियुक्त ने एफआईआर लिखवाया, एफआईआर के माध्यम से जो भी उसने कहा, ठीक है, तो वो एफआईआर अगर अभियुक्त की स्वीकारोक्ति को बताती है कि अभियुक्त की जिस व्यक्ति ने एफआईआर लिखवाया है वही अपराधी है। ठीक है, तो वो एफआईआर अग्राह्य हो जाएगा, क्योंकि वो पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया गया बयान हो जाएगा। क्लियर? हाँ, ये आप जो भी ये पैनल देखिएगा, जो भी केस है, याद रखिएगा, केस में जैसे ये धारा आपने 25 देखा और सब जो भी आगे आने वाली धाराएं हैं, तो वो सब पुराने वाले एक्ट की है। ठीक है, क्योंकि भाई केस है तो पुराने एक्ट का ही केस है, तो ये सब जो आप पैनल के माध्यम से देखेंगे, इसको पुराने एक्ट से ही आप अपना रिलेशन बना लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा ये बंदला मुद्दी अच्युत्या रमैया वर्सेज आंध्र प्रदेश राज्य, इसमें के अंतर्गत एक संस्कृति वाली प्रथम सूचना, यानी कि एक संस्कृति वाली, यानी कि ऐसा प्रथम सूचना रिपोर्ट, ऐसी एफआईआर जिसमें कन्फेशन किया गया। ठीक है, तो यहां पर जब कन्फेशन किया गया है तो अभियुक्त या सह अभियुक्त के विरुद्ध तो उसका इस्तेमाल नहीं होगा, याद रखिएगा। अगर वो कन्फेशन प्रथम सूचना रिपोर्ट में कन्फेशन किया गया है, तब तो अभियुक्त या सह अभियुक्त के विरुद्ध उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, उसका वैल्यू है अगर वो अपने आप को साक्षी के रूप में, एज ए विटनेस के रूप में वो कोर्ट के समक्ष आता है, विटनेसेस के रूप में, साक्षी के रूप में आता है, तब जाकर उसका वैल्यू हो सकता है। उस एफआईआर का प्रयोग उसकी बातों की पुष्टि के लिए, ठीक है, कोलैबोरेशन के लिए उसका प्रयोग हो सकता है। धारा कौन सी थी, आईईए की 157। ठीक है, तो ये सब बातें थोड़ा सा जल्दी देख लीजिए। हाँ, अब 23 का 1 हमने पढ़ा, अब आते हैं 23(2). ठीक है, पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्कृति का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना। ठीक है, ये आपका क्या था, 24-25, ये आपका 26 था। हाँ 26 था, अभिरक्षा में होते हुए, हाँ 26 था। ठीक है, 26 था कि इसके पहले 25 में जो आईईए का 25 है कि पुलिस के समक्ष दिया गया बयान, और जो नेक्स्ट 26 था जिसको इन्होंने 23 क्लास 2 कर दिया है, उसके अंतर्गत पुलिस अभिरक्षा में दिया गया बयान। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से लिखा है कोई भी संस्कृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की जब वो पुलिस के कस्टडी में हो। ठीक है, तो कस्टडी में हो, लेकिन अगर वो मजिस्ट्रेट के साक्षात उपस्थिति में है तब उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। यानी कि अगर वो अभिरक्षा भाई पुलिस के समक्ष दिया गया या उसके कस्टडी में, दोनों का महत्व ही है, दोनों से में पुलिस अधिकारी के समझ, कुल मिलाकर पुलिस अधिकारी दूर तक ना हो और उस समय जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, तब उसके समक्ष दिया गया बयान ही क्या हो जाएगा, रेलेवेंसी प्राप्त करेगा। ये धारा 23(2) इसका क्लास 2 इस बात को कह रहा है कि पुलिस अधिकारी दूर तक उसको दिखाई नहीं देना चाहिए। साफ सुनिए, ठीक है, और केवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया बयान की रेलेवेंसी होगी। क्लियर है? अब एक आध केस और देख लीजिए, कर्नाटक राज्य वर्सेस पी रवि कुमार। ये जो न्यायालय के बाहर जो हमने आपसे कहा, ठीक है, जो भी संस्कृति है वो क्या है, कमजोर साक्ष्य है। क्लियर है? तो ये आपका हो गया आशीष वर्सेस सर्वोच्च न्यायालय में अन्वेषण अधिकारी अनुचित दबाव किए जाने से कोई साक्ष्य मूल नहीं। कुल मिलाकर वही है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष कोई भी बयान का कोई वैल्यू होता नहीं है। ठीक है, पैनल को आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर है? आप लोग इसको जो चूंकि केस है, नए केस है और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो बस इसको आप इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए या फिर वीडियो को बार बार देखकर फिर उसे
अपने राइटिंग में लिख रहे। कुल मिलाकर वीडियो आप देखा कीजिए, तो जो इंपॉर्टेंट बातें आपको बताया करें उसे आप लिख लिया कीजिए, ठीक है। इससे कुछ हमारा तो फायदा होने वाला है नहीं भाई। जज तो आपको बनना है कल, या एपीओ आपको बनना है, एचएस आपको बनना है, क्लियर। हमारा क्या है, हम तो पढ़ा कर चले जाएंगे, एक आध व्यू बढ़ गया तो बढ़ गया, नहीं बढ़ा तो भगवान बोलेगा, ठीक है। तो आप इसे आप लोग कम से कम जिसको एग्जाम देना है तो कम से कम उसको अपना नोटिस को कर लिया कीजिए, क्लियर है। अब देखिए, अब 23 का, ठीक है, 23 का दूसरा जो प्रोवाइजो है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। ये आपका क्या था सेक्शन, ये सेक्शन था, ये सेक्शन 27 था, सेक्शन 27 था, ठीक है। पहले वाला भी लिख दे यहीं पर, हाँ ये इसको हम लिख, नहीं पहले वाला कहां गया ये, हाँ ये सेक्शन, क्योंकि दिमाग में रहा है कि पुराने में क्या था, ठीक है। ये सेक्शन 25, ये आपका 26 था, 26, ठीक है। आईईए का ये सब चूंकि आपको बाद में काम आएगा, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन 27, क्लियर। अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी बातें साबित की जा सकती है, क्लियर है। तो जबकि कोई जानकारी किसी अपराध के उस समय जब वह पुलिस अभिरक्षा में है, तब ऐसी जानकारी में से उतना साबित किया जितने तक, कहने का अर्थ कि हमने आपसे पहले पुलिस के समक्ष दिया गया बयान, नो रिलेवेंसी, पुलिस की कस्टडी में दिया गया बयान, नो रिलेवेंसी। लेकिन अगर पुलिस के अभिरक्षा में व्यक्ति ने कुछ बातें बताई और उन बातों द्वारा किसी फैक्ट की, किसी साक्ष्य की खोज हुई, ठीक है। जैसे कि पुलिस अधिकारी ने कहा कि बार बार पुलिस अधिकारी उससे पूछ रहा है कि भाई बताओ आई का तुमने मर्डर किया, वो तो पुलिस अधिकारी खुद ही बोलता है तुमने मर्डर किया, ठीक है। तो तुमने मर्डर किया है तो हम जानते हैं वो हथियार कहाँ छिपाए हो, कुछ बोल रहे, लेकिन इतना वो कह रहा है कि हाँ हमने हथियार वहां पर छिपा दिया, ठीक है। और उसके बताने के बाद पुलिस अधिकारी उस स्थान पर जाती है और वो हथियार या जो भी जिसके बारे में उसने बताया है वो अगर बरामद करती है, तो वो बरामदगी जितने वो बरामदगी उसके उतने पार्ट को जिसके अंतर्गत उसने कहा कि हमने ये वस्तु यहां पर छिपाई है, तो उसी ने उस वस्तु को छिपाई है, ये रिलेवेंसी हो जाएगी, क्योंकि उसके बताए गए से ही उस वस्तु की बरामदगी हुई, ठीक है। तो ये आपका एक प्रकार का ये अपवाद गठित करता है, पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया गया बयान या उसके अभिरक्षा में दिया गया बयान इरेलीवेंट होगा, लेकिन वो रिलेवेंट हो जाएगा अगर उस बयान के आधार पर कोई चीज बरामद होती है, क्लियर है। इसी वजह से पुलिस अधिकारी अधिकतर पेपर में पढ़े होंगे कि अभियुक्त के जानकारी से बरामदगी हो गई। बरामदगी पुलिस अधिकारी के लिए बल्ले बल्ले हो जाता है, अगर बरामदगी नहीं होती तो ऐसे उदास मन से आता है कोर्ट लेकर अभियुक्त, क्योंकि वो जानता है कि इसका कोई मतलब है नहीं, इसने क्या कथा कहा है, क्या कहानी कही है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर बरामदगी हो गई तो पुलिस अधिकारी के हाथ बढ़िया उसके एक साक्ष्य मिल जाता है, क्लियर है। अब इसका व्याख्या में क्या है, वही सब जिस तथ्य का साक्ष्य दिया गया है वह विवादक तथ्य से सुसंगत होना चाहिए, ठीक। यानी कि मर्डर का आरोप है तो कारतूस या हथियार जिससे मर्डर हुआ उसका प्राप्त किया जाना अनिवार्य है, ये नहीं कि हाँ हमने गुटखा वहां पर छिपा दिया है, ठीक है। तो गुटखा और पान वहां पर छिपा, तो गुटखा पान से क्या मतलब है, जो तुम्हारे ऊपर आरोप लगा उसकी बात करो कि तुमने उस व्यक्ति का गला जिससे रेता था वो हथियार कहाँ है, गोली मारी थी वो कट्टा कहाँ है, वो कारतूस कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए, कहाँ तुमने छिपाई, ये बात बताओ। ये थोड़ा नहीं कि बीड़ी और सिगरेट वहां पर हमने छिपा कर रखा, इससे कोई मतलब कुल मिलाकर विवादित तथ्य से उसका मतलब होना चाहिए, तथ्य का पता चला हो, ठीक है। और वो तथ्य का पता कैसे चला, अपने आप नहीं चलाओ, ये नहीं कि पुलिस अधिकारी पहले हथियार उठा ले फिर कह रही कि बताओ कि तुमने इसे छिपाया था, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। वो अभियुक्त पहले बताए, ऐसी गुप्त जगह पर वो हथियार रखा हो जहां पर उसके बताने के बाद ही पुलिस अधिकारी को प्राप्त हुआ हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो एकदम फेंका हुआ उसे कोई भी व्यक्ति उठाकर और पुलिस अधिकारी के समक्ष ला रहा है कि ये कट्टा मिला है और पुलिस अधिकारी उस कट्टे को लेकर कोर्ट में हाजिर कर दिया कि साहब यही वो कट्टा, कुछ नहीं। वो बताया कि कट्टा हमने घर के इस कोने में छिपाया है, पार्क में छिपाया है, मंदिर में छिपाया है, सिनेमा हॉल के एक सीट नंबर 23 के अंदर अपने छिपा दिया, भले वो सार्वजनिक स्थान हो तो हो, लेकिन वो छिपाया तो अभियुक्त ने, अभियुक्त के
कहने के बाद ही पुलिस ने उसको बरामद किया। ठीक है, तो इस बात का हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, जानकारी देने वाला व्यक्ति अपराध का अभियुक्त, ये तो आपको अभियुक्त से। ठीक है, वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी का अभिरक्षा है, ये भी हमने आपको बताया। ठीक है, और जो तथ्य मालूम चला वो अभियुक्त की जानकारी, और जानकारी में से केवल उतना भाग ही जितना पता चले तथ्य से स्पष्टतया संबंधित हो। यानी कि अगर पुलिस के अधिकारी के सामने वो कह रहा है कि हाँ हमने चोरी किया है और हमने वो चोरी का सामान उनको बेच दिया है, किसी व्यक्ति को बेच दिया, उस व्यक्ति का पुलिस जाती है, उस व्यक्ति के घर की तलाश लेती है, वो सामान बरामद हुआ है, तो उस व्यक्ति का ये कहना है कि मैंने चुराया है, इसका कोई पुलिस अधिकारी के समक्ष वैल्यू नहीं है। लेकिन उसका ये कहना है कि हमने वो सामान उस व्यक्ति को बेचा है, उस व्यक्ति के पास हमने दिया है, तो इतना पार्ट कि उस व्यक्ति के पास वो सामान है या उस व्यक्ति को हमने बेचा है, उतना पार्ट रेलिवेंट हो जाएगा। अब उसने चोरी की है कि नहीं की है, ये बात की चीज है। ठीक है, फिलहाल उसका ये पार्ट कि उसने चोरी किया है, क्योंकि पुलिस के समक्ष की ये दिया गया बयान है, तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं है रहेगा। लेकिन ये कहना कि उसने वो सामान यहां पर रखा है और उसके कथनानुसार वो सामान प्राप्त हुआ है, तो वो बरामद की उसके ये सिर्फ कथन को रेलिवेंट कर देगी कि वो सामान हमने इनको दिया है या इनको बेचा है। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही पार्ट आपका होगा रेलिवेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कई बार आया है, बहुत लीडिंग केस, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय, कई बार आया है। ठीक है, आप प्रीवियस इसके जब क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें ये बातें दी। इसमें एक तो इसकी संवैधानिकता को चैलेंज दिया गया था। ठीक है, तो इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको संवैधानिक भी किया और साथ में ये भी किया कि पुरानी वाली धारा, ये धारा 27, ठीक है, इन्होंने ये कहा कि धारा 27, धारा 24, 25, 26 तीनों का एक अपवाद गठित करता है। ठीक है, 27 को 24, 25 और 26 का एक अपवाद उन्होंने कहा। ठीक है, पुराने वाले एक्ट की ये धारा है। क्लियर है, ये भी केस इनायतुल्लाह का है वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, इसमें इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक खुले चबूतरे से की गई बरामदगी पर धारा 27 लागू नहीं किया। भाई खुला चबूतरा है और ऐसी जगह पर स्थान पर वो रखा गया है कि सच्चाई है कि जो आदमी मर्डर करता है, जो आदमी किसी को मारता है, वो हथियार ऐसे खुले स्थान पर तो नहीं रखेगा। ठीक, कहीं ना कहीं छिपाएगा। खुले स्थान में भी किसी पत्थर के नीचे वो छिपा सकता है जहां पर किसी का ध्यान न जाए। पार्क में भी अगर सार्वजनिक प्लेस, वहां भी किसी बेंच के नीचे ऐसी जगह पर छिपा देगा जहां पर लोग, अब ये तो है नहीं कि जहां पर लोग बैठे वहीं पर वो रख कर चला गया, ऐसा वो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये पुलिस की साजिश ये हो सकती है। क्लियर है, तो अब ये भी आपका पुलखोरी कोटैया वर्सेस एम्परर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तथ्य की खोज का अर्थ है कि वह स्थान जहां से वस्तु को प्राप्त, अभियुक्त को इस विषय में ज्ञान था, यानी कि अभियुक्त को ही ज्ञान होना चाहिए और केवल उसी के जानकारी के आधार पर वो तथ्य की खोज हुई। ठीक है, यानी कि उसने छिपाया। भाई अपराध करने के बाद कोई आदमी छिपाता है ये हथियार, ये तो सच्चाई है। क्लियर है, जो सामान्य आचरण होता है मनुष्यों का, वो उसी पर कोर्ट भी चलता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश वर्सेस ये आपका, इसमें भी देख लीजिएगा। ठीक है, कि वो ऐसी जगहों पर किए गए दूसरों के लिए सुलभ हो। हमने आपको वही अभी आपको बताया। ठीक है, कि भले दूसरों के लिए सुलभ होगा लेकिन वहां छिपाने का स्थान तो छिपा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत। बस इस केस को दिमाग में रख लीजिएगा पैनल के माध्यम से। क्लियर है, केहर सिंह वर्सेस बनाम राज्य, मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की गई संस्कृति साक्ष्य में ग्राह्य होती है यदि वो दंड प्रक्रिया से अनुपालन में की गई है। ये तो आपको हमने पहले कर दिया। ठीक है, केहर सिंह का केस कुल मिला के 164 का पालन मजिस्ट्रेट को करना ही होगा। ठीक, ये कुछ केस है। हाँ, एक आध देखिए क्वेश्चन कैसे, जैसे कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की बात है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वह संस्कृति होती है जो की जाती है। ठीक है, न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं, चिकित्सक के समक्ष, मित्र के समक्ष, चिकित्सक के यानी कि दोनों के समक्ष की जा सकती है। पहले कहा था कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त जो भी हो, आंगा झांगा जो भी, ठीक है, तो उनके समक्ष आप संस्कृति करते हैं तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन उसे आप कह सकते हैं। क्लियर है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बस इसे देख लिया, हमने बहुत ज्यादा आपको पढ़ा दिया। बस क्वेश्चन को जल्दी एक बार पलट लेते हैं। अभियुक्त के स्वेच्छा सहमति से स्वेच्छा सहमति यहाँ पर देखिए।
ठीक है, सहमति इसकी है। ब्रेन मैपिंग और नार्को जो एनालिसिस होते हैं, इसमें प्राप्त सूचना साक्ष्य अधिनियम 21 धारा के अंतर्गत सुसंगत है। ठीक है, तो 30 तो है नहीं, यही आपका 27 इसमें हो जाएगा। क्लियर है, 27 के अंतर्गत, क्योंकि उसके सहमति के आधार पर जो भी सूचना पुलिस को प्राप्त होती है वो उसकी रेलेवेंसी हो जाएगी। क्लियर है। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक अभियुक्त की संस्कृति सह अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य है। ठीक है, ये आपका सेक्शन 30 का है क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन 30 जो आईईए का था, सेक्शन 30 आईईए और बीएसए का देख लीजिए, तो 22 हो गया, 23 हो गया, अभी आपको पता है, और ये फिर हो जाएगा सेक्शन 24 बीएसए का। ठीक है, तो बीएसए का सेक्शन 24 और आईईए का सेक्शन 30। ठीक है, इसके बारे में कि अगर दो, तो इसमें देख लीजिए यदि वो अपराध संयुक्त विचारक हो। ठीक है, ये तो आपका सही है। यदि वे एक ही अपराध के लिए विचारक है परंतु संयुक्त रूप से नहीं, और यदि वे अलग अलग और संयुक्त रूप से, कुल मिलाकर अगर किन्हीं भी अभियुक्तों का संयुक्त रूप से विचार हो रहा हो, ठीक है, ज्वाइंटली विचार हो रहा हो, तभी साक्ष्य अधिनियम के तहत अभियुक्त की संस्कृति सह अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन, तो ये सब बस एक यहाँ पर क्वेश्चन लगाने का कोई वो नहीं है, बस एक आपको बता दें कि इससे संबंधित ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक और देख लीजिए, अगर पैनल में होगा तो होगा। साक्ष्य अधिनियम में कौन सी धारा का संस्कृति का उल्लेख किया गया? ठीक है, संस्कृति का उल्लेख तो जो पुरानी धारा है, चूंकि ये पैनल पहले का है। ठीक है, तो ये आपका 24 है, तो अब ये क्या हो जाएगा, सेक्शन 22 हो जाएगा। ठीक है, इसमें संस्कृति का उल्लेख किया गया। ठीक है, किताब को भी चुनौती दी गई। सेक्शन कौन सा था? सेक्शन 27 था। ठीक है, बस ये आपके सामने इंपॉर्टेंट है, और तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है क्या इसमें? उत्प्रेरणा धमकी या बच्चा से पैदा हुए मन के प्रभाव दूर के बाद संस्कृति, ठीक है, वो फिर क्या हो जाएगी, ग्राह्य हो जाएगी, ग्राह्य हो जाएगी। ठीक है, ग्राह्य हो जाएगी। क्लियर है? तो ये आपका एक मिनट थोड़ा सा हाँ, लास्ट है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लगाने में फिर समय लग जाएगा, तो इसको हम लोग बाद में क्वेश्चन लगाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा मतलब विसंगत है, इरेलेवेंट, संगत, रेलेवेंट, ग्राह्य, कहीं कहीं ग्राह्य लिखा है, रेलेवेंट लिखा है। चलिए ठीक है, तो ये आपका मेन हमने कुछ आपको बताया। क्लियर है? तो इसको जो आज का टॉपिक है मित्रों, तो क्वेश्चन भी हम वैसे लगवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन के पैनल कुछ आपको बनाकर और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगाएंगे। पहले कुछ टॉपिक हम लोग देख लिया जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, तो आशा है मित्रों ये आपके लिए क्लास उपयोगी होगा। अब नेक्स्ट क्लास के माध्यम से फिर आपके समक्ष में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।